को कैसे जो है उसे सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। हमारे संविधान में उसके लिए क्या दिया हुआ है, क्या राइट्स दिए गए हैं दलित्स के लिए, आदिवासीज के लिए क्या कानून बनाए गए हैं। अब ये हमें तो हमने आप पढ़ा था, आपको कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स था फंडामेंटल राइट्स में, देन राइट टू इक्वालिटी था, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 अनटचेबिलिटी को जो है एंड डिस्क्रिमिनेशन को जो है अबॉलिश किया गया। तो ये सारी चीजें हम प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं। अभी जो है हम ये नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोटेक्टिंग द राइट्स ऑफ दलित्स एंड आदिवासीज, कि हम जो दलित्स हैं और आदिवासीज हैं उनके राइट्स को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं। अब हम देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है, इन एडिशन टू पॉलिसीज आवर कंट्री आल्सो हैज स्पेसिफिक लॉज। हमारे देश में जो है पॉलिसीज के साथ साथ कुछ स्पेसिफिक लॉज भी हैं जो डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लॉयटेशन जो होता है मार्जिनल ग्रुप्स के अगेंस्ट में, उसको रोकने में काफी हेल्प करते हैं। ठीक है, अब एक ये केस है जिसकी हम स्टडी करते हैं और हम जानते हैं कि मतलब किस तरह से एट्रोसिटीज होती हैं। ये एक गांव की कहानी है, मैं एक बार पूरा रीड नहीं करूंगी, मैं आपको बता देती हूँ उसका जिस्ट क्या है। एक गांव है जिसका नाम है जगमलगढ़, और यहाँ पे क्या होता है, बहुत बड़ा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है साल भर में, वंस इन 5 ईयर्स में एक फेस्टिवल ऑर्गेनाइज होता है। और इसमें क्या होता है कि जो यहाँ की जो लोकल देवी देवता होते हैं उनकी पूजा पाठ होती है। जो यहाँ के प्रीस्ट होते हैं, जो कि जहाँ पे ये मंदिर है उसके आसपास के 20 गांव से जो है पंडित आते हैं। ये 5 दिन तक ये पूरा चलता है सेरेमनी। और इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब ये सेरेमनी शुरू होने वाली होती है उससे पहले जो दलित कम्युनिटी का जो एक आदमी होता है, वो सारे पंडितों उसका जो मेन मतलब आदमी था दलित का, वो क्या करता है, सारे पंडितों के पैर धोता है और उसी पानी से फिर नहाता है। ठीक है, देन फिर क्या हुआ कि इन जगमलपुर द पर्सन हु परफॉर्म दिस टास्क बिलोंग टू रत्नास फैमिली। ठीक है, तो ये काम जो आदमी करता था उसकी फैमिली में एक लड़का था, उसका नाम था रत्नम। ठीक है, जो दलित ये पैर वैर धो के ये सब करते थे, उन्हीं की फैमिली का एक लड़का था रत्नम, जो कि इंजीनियरिंग पढ़ रहा था। और जब उसकी टर्न आई ये सब करने की तो उसने मना कर दिया। उसने कहा कि मैं ये सारे काम नहीं करूंगा, क्योंकि ये इसका कोई भी मतलब नहीं होता है, और ये कहीं भी नहीं दिया गया है कि जो दलित परिवार के लोग होते हैं उनको जो है मतलब जो प्रीस्ट है, पंडित है, उनके पैर धोने हैं। ठीक है, और ऐसे देवी देवता, अगर हमने ऐसा नहीं किया तो पूजा पाठ नहीं हो पाएगी, और जो है देवी देवता नाराज हो जाएंगे, क्योंकि वो पढ़ा लिखा था तो उसने इस चीज को मानने से मना कर दिया। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि जो जितने पंडित थे जो कि हाई कास्ट के थे और दूसरे जो हाई कास्ट ग्रुप्स थे, वो रत्नम से बुरी तरह से नाराज हो गए। और उन्होंने क्या किया, रत्नम और उसकी फैमिली से जो है नाराज हो गए। उन्होंने कहा कि जो देवी देवता है वो नाराज हो जाएंगे उसकी इस हरकत की वजह से। इनफैक्ट उसके जो खुद के कास्ट के लोग थे वो भी उससे काफी नाराज हुए। उन्हें ये लगा कि देवी देवता तो नाराज होंगे, साथ ही साथ जो हाई कास्ट के लोग हैं, अगर वो हमसे हमारे खिलाफ हो गए, हमारे अगेंस्ट हो गए, तो ना वो हमें काम करने का मौका देंगे अपने खेतों पर, ना हमें कोई रोजगार देंगे अपनी दुकानों पर, शॉप्स पर, तो हम इससे बेरोजगार हो जाएंगे। तो इसके खुद के कास्ट के लोग जो थे वो इससे काफी हद तक नाराज हो गए। ठीक है, लेकिन इसलिए रत्नम की जो फैमिली थी उसको काफी ज्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। बट रत्नम ने ये कहा कि जब हमारे दलित लोग मंदिरों में जाते ही नहीं है तो देवी देवता हमसे नाराज कैसे होंगे, क्योंकि हम लोगों को तो अधिकार ही नहीं है मंदिर में जाने का। जब हम इतने नीचे हैं तो हमें मंदिर में ही एंटर नहीं करने दिया जाता, तो हमें देवी देवता हमसे नाराज भी नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला कि जो हाई कास्ट के लोग थे, पावरफुल कास्ट जो थी, उन्होंने कहा कि अब इसको सबक सिखाना बहुत ही जरूरी है। इसलिए उन्होंने फैसला लिया कि इसकी फैमिली को हम ऑस्ट्रासाइज करेंगे। ऑस्ट्रासाइज वर्ड का मतलब ये होता है कि हम इसकी फैमिली को क्या कर देंगे, मतलब ऑस्ट्रासाइज मतलब होता है कि जब हम किसी को बेदखल कर देते हैं, बेदखल है ना, मतलब कि उसका बहिष्कार कर देते हैं ना, त्याग कर देते हैं। कि जैसे कि हमने कहा कि ये हमारा गांव है, अब इसके फैमिली के मेंबर से कोई ना बात करेगा और ना ही इसको कोई सामान देगा। अगर ये कोई इसे खरीदना चाहे किसी शॉप से तो इन्हें कोई कुछ भी नहीं देगा, ना इनसे कोई रिश्ता रखने की जरूरत है। सोशली और इकोनॉमिकली तरीके से इनको बिल्कुल आउटकट कर दिया जाए। तो ये मतलब फैसला लिया गया। साथ ही साथ एक रात को ऐसा हुआ कि उसे झोपड़ी में आग लगा दी गई, उसकी मदर और वो तो बड़ी मुश्किल से वहां से निकले हैं। लेकिन फिर वो जो था पढ़ा लिखा था, इसलिए वो लोकल पुलिस स्टेशन में गया और उसने शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989 के तहत उसने क्या किया, वहां पे केस दर्ज करा दिया। ठीक है, ये एक राइट है जिसका नाम है शेड्यूल ट्राइब्स एंड शेड्यूल कास्ट एक्ट 1989, जिसमें था प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज। एट्रोसिटीज मतलब क्या होता है कि किसी के खिलाफ गलत
ठीक है, तो किसी के खिलाफ गलत ना हो, जो शेड्यूल एससी है, एसटी है, उनके खिलाफ कोई गलत ना हो, इस चीज को रोकने के लिए ये एक्ट लाया गया था 1989 में। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ कि ये सब करने के बाद भी जो था उसके खुद के जो कास्ट के लोग थे वो सामने नहीं आए, क्योंकि उन्हें ये लगा कि अगर हमने इसको सपोर्ट किया तो हमारे साथ भी वही होगा जो रत्नम की फैमिली के साथ हो रहा है। और लेकिन जो है वहां पे बहुत सारे दलित वो जर्नलिस्ट आ गए, मीडिया के लोग आ गए वहां पे उस गांव में। तो इससे क्या हुआ कि उन्होंने सारा जो है न्यूज़पेपर में सारी बातें छप गई। तो रत्नम जो था एक वो मतलब एक वो हो गया कि हाँ भाई स्मार्ट हो गया कि इसने जो है कास्ट सिस्टम को रोकने के लिए काफी अच्छी पहल की है। बट जो है लेकिन तब भी रत्नम का साथ उसके खुद के कास्ट के लोगों ने नहीं दिया। ठीक है, अब देखते हैं द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो अब हम ये पढ़ते हैं कि ये जो एक्ट है जिसका सहारा रत्नम ने लिया, क्योंकि उसके खिलाफ जो भी एट्रोसिटीज हुई थी कि उसको ऑस्ट्रेसाइज कर दिया गया, बहिष्कार कर दिया गया, उसके घर को आग लगा दी गई, उसको मारने की कोशिश की गई, है ना, एक दलित होने की वजह से, क्योंकि उसने दलित जो एक एक्टिविटी थी उसको करने से मना कर दिया। तो उसके लिए इसके साथ ये सब हुआ। तो उसने इस एक्ट के तहत उसने केस दर्ज कराया। तो ये एक्ट है क्या? ठीक है, अब देखते हैं क्या है ये। रत्नम जो है उसने इसका सहारा लिया था इसी एक्ट का। दिस एक्ट वाज फ्रेम्ड इन 1989 in response to demands made by Dalit and others that the government must take seriously the ill treatment and humiliation Dalit and the tribal groups face in everyday use। ठीक है, 1989 में ये एक्ट पास हुआ था लेकिन उससे पहले ही क्योंकि 1989 में तो ये पास हो गया, फ्रेम हो गया था, लेकिन जैसे कि कोई भी एक्ट तुरंत नहीं बनता है, उसके पीछे 2-3 साल की मेहनत होती है, काफी लंबा टाइम लग जाता है। इसका मतलब कि बहुत पहले से ही जो दलित लोग थे और जो आदिवासी थे वो सरकार को जो है मतलब उनके सामने अपील कर रहे थे कि हमारे साथ जो भी इल ट्रीटमेंट होता है, जो भी हमारे साथ गलत चीजें होती हैं, उसको बचाने के लिए कोई कानून लाया जाए, ताकि हमारे साथ अगर कोई गलत करता है तो उसको फिर पनिशमेंट दिया जा सके। सिर्फ कहने से नहीं होता है, जब तक उन्हें लीगली पनिश नहीं किया जाएगा तब तक हमारे खिलाफ जो भी चीजें हो रही है, इल ट्रीटमेंट हो रहा है हमारे साथ, जो भी हमारा ह्यूमिलिएशन हो रहा है, हमारी बेइज्जती हो रही है, उसको रोकने के लिए कोई ना कोई कानून का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये 1970 में तो मतलब आप जानते हो कि बहुत पहले से इन लोग के साथ गलत चीजें होती आ रही थी। During this period in parts of South India, a number of assertive Dalit groups came into being and asserted their rights. They refused to perform their so-called caste duties and insisted on being treated equally. तो इसी समय क्या हुआ कि बहुत सारे जो दलित ग्रुप थे, दलित लोग थे साउथ इंडिया से, वो सामने आए और उन्होंने कहा कि हम जो है अब इस रिचुअल को, जो भी हमारे साथ गलत चीजें होती हैं, रिचुअल्स कुछ होते हैं, उनको हम परफॉर्म नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हो बहुत सारे ऐसे मंदिर होते हैं जहाँ पे इनको जाने को मना है, कि मतलब जो दलित है वो वहां पे एंटर नहीं कर सकते। आज तक ये हालत है, मतलब मॉडर्न इंडिया में भी हालत है कि इनको ना टेम्पल में एंट्री मिलती है, बहुत जगह पे, हर जगह तो ऐसा नहीं है, लेकिन कहीं कहीं, और उल्टा काम इन्हीं से करवाया जाता है, साफ सफाई का काम हो, चाहे चप्पल रखने का काम हो, जूते रखने का काम हो, और भी गंदगी उठाने का काम हो, है ना, तो ये सारा इन्हीं से करवाते हैं। लेकिन इन्हीं को लोगों को राइट्स नहीं है, सारे गंदे काम यही करते हैं, लेकिन राइट्स इन्हें कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीजें इनके साथ चलती आ रही थी। दे रिजल्टेड इन द मोर पावरफुल कास्ट अनलीशिंग वायलेंस अगेंस्ट देम in order to indicate the government that untouchability was still being practiced in India in most hideous manner. Dalit groups demanded new laws that would list the various sorts of violence against Dalit and prescribed stringent punishment for those who indulge in them. तो मतलब जो भी दलित लोगों के साथ गलत चीजें हो रही थी, उसमें जो दलित और जो आदिवासी ग्रुप थे उन्होंने ये डिमांड किया, स्पेशली दलित ने, क्योंकि आदिवासी तो वैसे ही आइसोलेटेड रहते थे, मतलब उनको उससे उनका कोई मेन स्ट्रीम में नहीं रहते थे, बट जो दलित थे वो तो हर जगह भारत में पाए जाते हैं। तो उनकी ये डिमांड थी कि सिर्फ जो है कानून के साथ साथ ये भी लिखा जाए कि कौन कौन से क्राइम हमारे साथ जो होते हैं वो पनिशेबल हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमिलिएशन करना, अब जैसे कि एक दलित है, उसको कहा गया कि तुम दलित हो, तुम नीच हो, तुम शूद्र हो, है ना, तो कानून कहेगा कि तो सिर्फ बोलने में आता है, किसी ने आपको तो मारा तो है नहीं, लेकिन ये एक प्रकार का ह्यूमिलिएशन है। किसी को ये कहना कि तुम नीच हो, तुम अनपढ़ हो, तुम बेवकूफ हो, है ना, ये भी एक तरह का क्या है, ह्यूमिलिएशन है, जो मानसिक रूप से जो है लोगों को उस पे लोगों को प्रभाव डालता है, लोगों के दिमाग पर। ठीक है, तो दलित ने ये डिमांड किया कि मतलब सिर्फ फिजिकल वायलेंस ही नहीं, और भी चीजें जो है हमारी, जैसे ह्यूमिलिएशन हमें किया जाता है, हमें जैसे कि जो लोग कॉमनली चीजें इस्तेमाल करते हैं उन्हें इस्तेमाल हमें करने से मना किया जाता है। तो उन सारी चीजों का सरकार एक लिस्ट बनाए और उसे वायलेंस कैटेगरी में डाले कि अगर हमारे साथ किसी ने ऐसा किया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
तो 1970s एंड 80s के टाइम में आदिवासी लोगों ने भी अपने आप को ऑर्गेनाइज किया सक्सेसफुली और डिमांड किया कि इक्वल राइट्स हमें मिले और ताकि हमारा जो जमीनें हमसे छीन ले गई हैं, जो रिसोर्सेज हमसे छीन ले गए वो हमें वापस की जाए। एंड दे टू हैड फेस द एंगर ऑफ पावरफुल सोशल ग्रुप्स एंड वर सब्जेक्ट टू अ ग्रेट डील ऑफ वायलेंस। दिस इज वाई दिस एक्ट कंटेन्स अ वेरी लॉन्ग लिस्ट ऑफ क्राइम्स। तो जब ये कानून बनाया गया तो उसमें पहले वो सारे ही जो है आइटम मतलब कि एक्टिविटीज को डाला गया जो कि क्राइम, जिन्हें क्राइम कहा गया अगेंस्ट आदिवासीज एंड दलित। ठीक है, जैसे कि अब देखते हैं हम आगे वो कौन कौन सी चीजें थी। देखो, अब एक्ट में कहा गया कि फर्स्टली पहली चीज क्या डाली गई, लिस्ट ऑफ मोड्स ऑफ ह्यूमिलिएशन। ठीक है, वो सारी चीजों की लिस्ट बनाई गई जिसके जरिए जो आपके लोग हैं वो दलित्स को ह्यूमिलिएट करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो आपका मोरली रिप्रेहेंसिबल हो। ठीक है, मतलब शारीरिक रूप से आपको टॉर्चर करना, लेकिन साथ ही साथ अगर आपको बोलकर भी, वर्ड से भी अगर आपको टॉर्चर किया जा रहा है तो वो भी पनिशेबल होगा। एंड सिक्स टू पनिश दोज हु फोर्स। अब उसमें पहली चीज क्या आती है, अगर आप कोई भी शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब को कोई भी गंदी चीज पीने या खाने के लिए फोर्स कर रहा है तो वो किस में आता है, क्राइम में आता है। ठीक है ना, तो मान लो अगर कोई बंदा जो है वो शेड्यूल कास्ट के आदमी को या शेड्यूल ट्राइब के किसी भी आदमी को फोर्स कर रहा है, मजबूर कर रहा है कि उसको कोई गंदी चीज जो है वो उसको उसकी इंसल्ट करने के लिए, उसको ह्यूमिलिएट करने के लिए उसको कोई गंदी चीज खिलाई जा रही है, पिलाई जा रही है, तो वो आपका क्राइम में आता है। क्योंकि ये बहुत बार ऐसा हो चुका है। अब आप समझ सकते हो क्या क्या चीजें खिलाई पिलाई जा सकती हैं। तो मतलब उनको बहुत ही मतलब कि जैसे कि बहुत ही बिल्कुल लो लेवल की चीजें जो होती हैं उनको उनको ह्यूमिलेट करने के लिए कभी कभी उनको कहा जाता है कि तुम ये खाकर दिखाओ, ये करो, उनको मजबूर किया जाता है। ठीक है, देन forcibly removes clothes from a person of a member of scheduled caste or tribe or parades him or her naked or with painted face or body or commit any similar act which is derogatory to human dignity। या तो किसी भी हाई कास्ट के बंदे ने किसी भी एससी या एसटी आदमी या औरत को अगर नेकेड उसके कपड़े उतार के उसको कहीं घुमाया, होता है ना कई बार कि आपने बहुत बार केसेस सुने होंगे कि कोई गांव में मतलब शेड्यूल कास्ट की कोई महिला है, ठीक है ना, तो उसको कह रहे थे कि डायन है, ये चुड़ैल है, मतलब ऐसा कुछ होगा नहीं लेकिन उसको फालतू में ही मतलब परेशान करने के लिए कि डायन है, चुड़ैल है, तो ये बच्चों के साथ ऐसा करती है, वो है। तो उस पे क्या होता है, एक आदमी बोलता है तो सब उसी के उसमें आ जाते हैं। और कई बार होता है कि चाहे औरत हो चाहे आदमी हो, उनके कपड़े उतार के उनको नेकेड करके उनका मुंह काला करके उनको पूरे गांव भर में घुमाया जाता है, देन उसको मारा पीटा भी जाता है। तो ये जो है ह्यूमिलिएशन है, बहुत ही घटिया लेवल का ह्यूमिलिएशन है। और सरकार ने इसको लिस्ट में डाला कि ये क्राइम है एक तरह का। तो अगर कोई भी ऐसा करता हुआ पाया गया तो उसको बहुत ही बुरी तरह से लीगल पनिशमेंट दी जाएगी एससी एसटी एक्ट के तहत। देन सेकंड लिस्ट बनाई गई, इसमें कहा गया दैट डिस्पोजेसेस दलित्स एंड आदिवासीज ऑफ देयर मेगर रिसोर्सेज। अगर कोई भी डिस्पोजेस मतलब क्या होता है, अधिकार को छीनना। अगर आदिवासी लोगों से कोई भी उनकी जमीनें या दलित लोगों से उनकी जमीनें या जिसपे वो काम करते हैं, अपना अपना रोजी रोटी कमाते हैं, उससे कोई छीन रहा है तो वो भी एक तरह का क्या हो गया, वो भी एक तरह का क्राइम ही हो गया। ठीक है, या उनको स्लेव लेबर बनने में मजबूर कर रहा है, बंधुआ मजदूरी में जो है मजबूर कर रहा है, तो ये सब जो है एक तरह का क्राइम होता है। Then wrongfully occupies or cultivates any land owned by or allotted to a member of SC ST, तो ये भी एक तरह का क्राइम है। ठीक है, कि अगर सरकार ने उनको कोई जमीन दे रखी है, ऑलरेडी उनके पास कोई जमीन है SC ST के पास, और उन्हें कोई हाई कास्ट का बंदा उनसे वो जमीनें छीन ले रहा है, जबरदस्ती उनसे छीन ले रहा है, तो ये भी एक तरह का क्राइम है। ठीक है, देन नेक्स्ट जो क्राइम आता है वो दैट क्राइम अगेंस्ट दलित एंड ट्राइबल वुमेन आर ऑफ अ स्पेसिफिक काइंड एंड देयरफॉर सीक्स टू पेनलाइज एनीवन हु असॉल्ट्स और यूज फोर्स ऑन अ वुमेन belonging to SC ST tribe with intent to dishonor her। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइम है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता था कि जो दलित महिलाएं हैं जो है उनकी इंसल्ट करने के लिए जो हाई कास्ट लोग होते थे, क्योंकि होता है ना कि औरतों की इंसल्ट कर देंगे तो पूरी कम्युनिटी की इंसल्ट होगी, है ना। तो जो सरकार ने ऐसा एक क्राइम डाला कि अगर कोई भी शेड्यूल कास्ट की महिला के साथ या स्पेशली महिलाओं के साथ या ट्राइबल विमेन के साथ अगर कोई भी सहन कपड़े पहनने का तरीका थोड़ा सा अलग होता है, जो कि आदिवासी महिलाएं होती हैं, तो उनके साथ अगर आप कुछ गलत कर रहे हो तो वो भी आपका क्राइम में आता है। देन तो ये आपका आपने देखा कि जो भी SC ST एक्ट था जो 1900 जो है आपका इसमें लाया गया 19 क्या था ईयर
1989, हाँ। तो ये जो भी एक्ट था, SC/ST एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज, एट्रोसिटीज मतलब जो भी उनके साथ जुल्म हो रहे हैं, जो भी उनके साथ गलत चीजें हो रही हैं, उनको रोकने के लिए 1989 में जो एक्ट लाया गया, उसमें क्या क्या चीजों को इंक्लूड किया गया आपने पढ़ लिया बहुत अच्छे से। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ह्यूमिलिएशन, चाहे वो फिजिकल हो चाहे वर्बल हो, हर तरह का उसमें डाला गया। ठीक है, अब नेक्स्ट, आदिवासीज डिमांड एंड द एक्ट 1989 एक्ट। तो अभी तक आपने दलित का पढ़ा था, अब हम देखते हैं आदिवासीज के लिए इस एक्ट में क्या था। ठीक है, द 1989 एक्ट इज इंपॉर्टेंट फॉर अनदर रीजन। आदिवासीज एक्टिविस्ट रिफर टू इट टू डिफेंड देयर राइट टू ऑक्यूपाई लैंड दैट वाज ट्रेडिशनली देयर्स। मतलब आदिवासी जो लोग थे, उन्होंने तो सबसे पहला उनका ये डिमांड था कि जो जमीनें उनसे छीन ली गई हैं और जो फॉरेस्टेड एरिया जहां से उनको भगा दिया गया है, वापस से उन्हें रिस्टोर किया जाए, क्योंकि वही उनका नेचुरल एरिया वही है जहां से वो अपनी रोजी रोटी जो है कमाते हैं, और वहीं पे वो, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे ही डिपेंड होते हैं। देन आपने बहुत बार न्यूज़पेपर में सुना होगा कि जो आदिवासीज हैं वो अपनी जगह को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन क्योंकि डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जंगल को काटना पड़ता है या फिर जो भी रीजन है, तो उसकी वजह से उनको फोर्सिबली वहां से डिस्प्लेस कर दिया जाता है। एक्टिविस्ट have asked that those who have forcibly encroached upon tribal lands should be punished under this law। तो कभी कभी तो सरकार करती है, लेकिन बहुत बार प्राइवेट जो लोग होते हैं, प्राइवेट कंपनीज है या जो प्राइवेट लोग होते हैं, वो भी क्या करते हैं, आदिवासी से उनकी जमीनें छीन लेते हैं और उनको वहां से डिस्प्लेस कर देते हैं। तो ये कहा गया, सरकार को कहा गया कि ये जो एक्ट है, आप उसमें हमारे लिए क्या रखेंगे कि हमें, हमारे से कोई जमीनें छीने ना हमसे, और जिन्होंने छीन लिए वो हमें वापस कर दें। Then they have also pointed to the fact that this act merely confirms what has already been promised to tribal people in the constitution। तो जो ट्राइबल लोग हैं वो कह रहे हैं कि हम कुछ अलग से नहीं मांग रहे हैं, जो हमारे संविधान में ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें वही चीज चाहिए, और हमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए कि हमारी जो जमीनें हमसे छीन ली जा रही है वो हमें वापस की जाए। C.K. Janu, an activist, Adivasi activist, who has also pointed out that one of the violators of the constitutional rights guaranteed to tribal people are governments in the various states of India. For it is they who allow non-tribal encroachers in the, मतलब ये बताया जा रहा है कि एक C.K. जानू नाम के एक आदिवासी एक्टिविस्ट थे, तो उन्होंने जो है काफी मतलब मेहनत की, ताकि जो भी मतलब हमारे जो ट्राइबल लोग हैं, उनके साथ जो भी गलत चीजें हो रही है, जैसे उनकी जमीनों पे एंक्रोचमेंट हो रहा है और फोर्सफुली उनसे उनकी जमीनें छीन ली गई है, तो पेपर मिल बनाने के लिए या टिम्बर के लिए, तो ये जो है चीजों को रोका जाए। She has also noticed that in case where tribals have already been evicted and cannot go back to their land, they must be compensated। या तो ये हो कि जहां से ट्राइबल्स को हटाया गया है और वो वहां दोबारा नहीं जा सकते हैं, तो उस केस में क्या किया जाए, उनको प्रॉपर कंपनसेशन दिया जाए, क्योंकि भाई अगर मान लो उनके वहां पे कोई फैक्ट्री बन गई है, जहां वो पहले रहते थे, उनको हटा दिया गया वहां से, क्योंकि अब वो तो वापस वहां जा नहीं सकते, तो उस केस में क्या करना चाहिए, उन्हें कंपनसेशन सरकार को पूरी तरह से उन्हें देना चाहिए। The government must draw up plans and policies for them to live and work elsewhere। और सरकार को उनके लिए कहीं और रोजगार प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि वो वहां पे जो है नौकरी कर सके और वहां पे जो है वो अपना गुजारा कर सके। After all, governments spend large sums of money on building industrial or other projects on land taken from tribals. So why should they be reluctant to spend even very modest amount on rehabilitating the displaced? मतलब इन एक्टिविस्ट का ये कहना है कि सरकार इनसे इनकी जमीनें ले लेती है और उस पे जो है करोड़ों की बिल्डिंग्स बनाई जाती है, करोड़ों की इंडस्ट्रीज बनाई जाती हैं और अदर प्रोजेक्ट्स स्टार्ट किए जाते हैं। तो जिनसे आप जमीनें छीन रहे हो, तो उनके लिए आप क्या कर रहे हो? आपने उनसे तो जमीनें लेके मतलब आपने अपनी इतनी करोड़ों अरबों की इंडस्ट्री बना ली, तो उनको उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनको कहीं और जगह स्टेब्लिश करने के भी जो गवर्नमेंट है उसको प्रॉपर कदम उठाने चाहिए। ठीक है, तो ये जो है सारी चीजें मतलब ये आदिवासी के लिए जो है की गई। तो ये जो चैप्टर है आपका कंप्लीट होता है, और अगर आप इसमें कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं। कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है? कोई बच्चा कुछ पूछना चाहता है इसमें? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है? बच्चों, आपको मेरी आवाज आ रही है?
हेलो बच्चों, को मेरी आवाज आ रही है, नहीं आ रही है? यस मैम। तो आप लोग बोल क्यों नहीं रहे हो? कुछ पूछना चाहते हो? हम्म। चैप्टर समझ में आया आप लोगों को? बेसिकली इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ा है बताइए? हमने इसमें दलित्स के बारे में पढ़ा है ना, कि दलित्स एंड आदिवासी जो है, जो भी इनके साथ गलत होता है उन्हें हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, है ना? तो जो भी एक्ट है 1989 का एक्ट है, चाहे जो आपने आर्टिकल 15 पढ़ा, आर्टिकल नंबर जो है 16 पढ़ा आपने, 17, इन सभी आर्टिकल्स को पढ़ना काफी जरूरी है। आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे, ठीक है? तो ये चैप्टर जो है आपका ओवर होता है, और जिसमें जो चीजें आपको पढ़नी है कि आदिवासी क्या होते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, और उन्हें किस तरह से अपने आप को जो है प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी उनके लिए गवर्नमेंट ने चीजें बनाई हैं, वो चीजें आपको पता होनी चाहिए। अच्छा, आपको चैप्टर कुछ ये स्क्रीन पे चैप्टर नजर आ रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज? यस और नो? यस मैम। अच्छा, ठीक है। क्योंकि वो चैप्टर ओवर हो गया, अभी हमारे पास टाइम है, तो अगर टाइम होगा तो हम ये चैप्टर जो है इसको थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। एक मिनट बच्चों।